Hello students, myself Rajiv Atri. Today we are going to discuss section D of our CBSE physics paper. Students, this is our question number 35. First question of section D, 5 marks question. बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन थी गॉस लॉ की, जो एप्लीकेशन सेकंड नंबर पे करते हैं अक्सर, वो एप्लीकेशन थी। डायरेक्टली पूछ रखा था कि एक तो शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, उसके इनसाइड आउटसाइड, और ग्राफिकल वेरिएशन भी बताइए, इनसाइड की भी आउटसाइड की भी। सो ये तो इनसाइड है, इनसाइड बिकॉज शेल की पूछ रखी थी, और शेल एक खोखला स्फेयर होता है। सो अंदर कोई मटेरियल नहीं है तो अंदर चार्ज भी नहीं, चार्ज नहीं तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड विल आल्सो जीरो। आउटसाइड के केस में अब देखिए स्टूडेंट्स, आउटसाइड का जो गॉसियन सरफेस है, जिसकी रेडियस ये स्मॉल आर है, जिसकी हम वेरिएशन चेक करते हैं, है ना, और ये कैपिटल आर है। सो जो भी आउटसाइड गॉसियन सरफेस है, देखो गॉसियन सरफेस की रेडियस मैंने यहाँ पे भी स्मॉल आर रखी, यहाँ पे भी स्मॉल आर रखी, बिकॉज गॉसियन सरफेस सिर्फ एक वर्चुअल सरफेस होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की वेरिएशन चेक करता है कि कैसे कैसे बढ़ रही है। सो गॉसियन सरफेस की रेडियस हमें सिमिलर ही लेके चलनी होती है। नाउ बाहर की तरफ जो भी चार्ज इनसाइड है वो सारा का सारा वही चार्ज होगा ना जो इस ओरिजिनल स्फीयर के ऊपर रखा होगा, तो वही Q इज इक्वल टू कैपिटल Q रख दिया। आफ्टर दैट पुट करेंगे ds का इंटीग्रेशन 4πr²। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन पता चलेगा कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है। एंड सरफेस पे तो गॉसियन सरफेस को भी सरफेस पे ले आओ, उसके बाद ये समझ में आएगा कि r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाता है एट सरफेस। सरफेस पे कैपिटल R हुआ तो ये देखो Q/4πε0r², कैपिटल R², ये क्या है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कांस्टेंट टर्म है, दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, जो कि मैक्सिमम भी होती है। आफ्टर दैट ये जो ग्राफ था, ग्राफ में देखो इनसाइड 0 रखा, सरफेस पे एकदम से मैक्सिमम चली गई। आफ्टर दैट इनवर्स रिलेशन, ये छोटा सा ग्राफ था। इसके साथ और में भी एक छोटा सा बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ रखा है। देखें अब और वाला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, 35 के एडिशन में क्वेश्चन दे रखा था कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं, +1 माइक्रोकुलम +4 माइक्रोकुलम, उनके बीच में कहां पे एक ऐसा पॉइंट हो कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का मतलब स्टूडेंट्स एक ऐसा पॉइंट जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर दे, बिकॉज दोनों पॉजिटिव थे, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड रिपल्शन, क्योंकि जहां पे भी हम मैंने कंसीडर किया ऐसे ही रेंडमली कोई भी पॉइंट जो x डिस्टेंस की दूरी पे है +1 माइक्रोकुलम से, एंड अगर मैं टेस्ट चार्ज रखूं तो पॉजिटिव और रिपल्शन के कारण दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैंसिल हो रही हैं तो आफ्टर कैंसिलिंग, और वी कैन से दैट दोनों इक्वल होंगी, अपोजिट तो है ही तो कैंसिल करेंगी, और अगर कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, वो सिंप्लीफाई करने से पता चला 10 सेंटीमीटर, एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम 1 माइक्रोकुलम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट विल बी 0। सो स्टूडेंट्स ये था 35th के एडिशन में जुड़ा हुआ क्वेश्चन। इसके बाद करते हैं 35th का जो और क्वेश्चन था। सो स्टूडेंट्स द अल्टरनेट क्वेश्चन फॉर 35 इज, 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनको हमें असेंबल करके लाना है r डिस्टेंस तक, और वो लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, नेट वर्क डन, वो हमें एक्सप्लेन करना था बस। ये वैसे तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सो कंसेप्चुअल क्वेश्चन को भी कंसेप्ट के बेस पे ही करेंगे। देखो Q1 को लेके आना है कि कहीं से भी लेके आना है, लेट अस कंसीडर R1 डिस्टेंस से लेके आना है या R1 तक लेके आना है, वो वर्क डन कितना लगता है, वर्क डन पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज, देन वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। Q1 का वर्क डन सिमिलरली Q2 का वर्क डन, एंड आफ्टर दैट जब वो आप आपस में इकट्ठे हो जाएंगे होने के बाद Q2 के ऊपर लगने वाला, बाद में लाया हूं ना मैं इसको, Q2 या Q1 के ऊपर, दोनों के ऊपर लगने वाला एक दूसरे के कारण जो वर्क डन
करना पड़ेगा। अब दो चार्जेस हैं, उनको पास में रखने के लिए भी तो वर्क डन करना पड़ेगा, असेंबल करने हैं हमें इनको। सो वो वर्क डन दिस, बिकॉज वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, देन इन तीनों को ऐड कर दें। ऐड करने के बाद जो इक्वेशन निकल के आएगी वही इक्वेशन आंसर है हमारा। ये वैसे तो एक शॉर्ट क्वेश्चन के बेसिस पे 5 नंबर में ऐड किया था। इसी के साथ में जो इसका एक और क्वेश्चन है वो देखें। अब ये क्वेश्चन भी एक रिलेशन पे बेस्ड, डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन था। जो रिलेशन हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में निकाला था, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr या dV बाई dx, V गिवन है। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 10, दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड वन इज फ्लक्स निकालना था। फ्लक्स निकालना था, एरिया 20 सेंटीमीटर साइड है, एरिया निकाल लेंगे। सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट करके 10 की पावर माइनस 1 आया। आफ्टर स्क्वेयरिंग एंड कैंसिलिंग 10 4 इंटू 10 की पावर माइनस 1 वोल्ट मीटर इज फ्लक्स थ्रू द क्यूब। नाउ क्वेश्चन नंबर 37 करते स्टूडेंट्स। ये था ओवरऑल क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 36 करेंगे। ये ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 35 था। दिस इज आवर 36th क्वेश्चन, जो कि एक डेरिवेशन था सिंपल मैग्नेटिज्म का, कि एक करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग है, उसके एक्सिस पे x डिस्टेंस की दूरी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, जिसको हम इस तरह से मैनेज करेंगे कि दोनों तरफ अपोजिट पॉइंट पे dl एलिमेंट काटेंगे। वो dl एलिमेंट db मैग्नेटिक फील्ड देगा, वो भी परपेंडिकुलर बाय राइट हैंड पाल्म रूल। राइट हैंड पाल्म रूल, व्हाट इज राइट हैंड पाल्म रूल? थंब रिप्रेजेंट करंट, let us consider the current is anti-clockwise. Thumb represent current and palm represent displacement, and at normal to the palm it represent magnetic field. So students, this magnetic field having cos component and sin component. Similarly, this magnetic field cos and cos component will cancel in pair. The resultant magnetic field is given by only sin component. And this is our Biot-Savart law. Magnetic field due to a small straight part of a conductor. So Biot-Savart law की हेल्प से हम sin phi क्या है? sin phi परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज मींस r by s मैंने sin phi की जगह पे रखा, dB की जगह पे मैंने डायरेक्टली Biot-Savart लॉ की नोटेशन पुट कर दी। आफ्टर इंटीग्रेटिंग dl खुल के 2 pi r आएगा, 2 पाई से कैंसिल करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो रहने दो। s मैंने अभी तक नहीं खोला, s है क्या? s इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, सो हाइपोटेन्यूज r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर। इसके बाद आप थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हो इस एक्सप्रेशन को, क्योंकि केसेस बनते हैं कि फार पॉइंट एंड एट सेंटर, बट ओनली x डिस्टेंस पे ही पूछ रखा था, इसलिए मैं s को इंटरचेंज करके हमारी इस वैल्यू के साथ यहीं पे छोड़ सकता हूं, हमारे नंबर नहीं कटेंगे। नेक्स्ट इसी के एडिशन में एक और क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, उसको भी देखेंगे, न्यूमेरिकल है। दिस इज आवर एडिशनल क्वेश्चन ऑफ 36th बेस्ड ऑन जियोमैग्नेटिज्म। सो स्टूडेंट्स, इसके अंदर दे रखा है, लेंथ दे रखी है एक करंट कैरिंग वायर की, जिसके पास करंट 5 एम्पियर, करंट भी 5 एम्पियर, and find the direction magnitude of magnetic force acting on the rod, electric field, sorry magnetic earth's magnetic field दे रखी है with angle of dip, with angle of dip pi by 6। so पहले तो हमें horizontal magnetic field निकालनी है। horizontal magnetic field निकालने के लिए, क्योंकि ये रैंडम मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की किसी एक एंगल पे इंक्लाइंड रहेगी, हाँ, बिकॉज अर्थ कुछ इस टाइप से है ना, मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं किसी भी पॉइंट पे देखूं तो एक एंगल पे इंक्लाइंड रहेगी, वो एंगल भी दे रखा है। आफ्टर दैट हमें एक हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड अगर अर्थ के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, जैसे कि टेबल रखी हुई है, उसी के बेसिस पे हम BIL, B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, I फॉर करंट एंड L फॉर लेंथ, ये लगाने के बाद हम अपना फोर्स निकाल सकते हैं सिंपली। एंड राइट हैंड रूल लगाने के बाद हम इसकी डायरेक्शन भी बता सकते हैं, जो कि टुवर्ड वेस्ट बनेगी। लगा के देखना राइट हैंड रूल, देखो लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल दो होते थे,
लेफ्ट हैंड रूल तो इंड्यूस्ड करंट पे लगाते हैं, बट करंट दे रखा है, दैट्स व्हाई राइट हैंड रूल लगाएंगे। सो नेक्स्ट इसी के और में भी एक क्वेश्चन दे रखा है, वो क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 36, बट जो और केस में था उसको पढ़ लेते हैं एक बार। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डायरेक्ट डेरिवेशन दे रखा है आपको सेम मैग्नेटिज्म से ही, कि बताइए टॉर्क, जो कि गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल हुआ करता था, है ना। टॉर्क निकालना है एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोयल का। टॉर्क होता क्या है बेसिकली, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हमें पता कैसे चला टॉर्क ही लगेगा, क्योंकि बाय लेफ्ट हैंड रूल हमें पता है एक जो रेक्टेंगल की साइड अंदर की तरफ और बाहर की तरफ ऐसे कपल फोर्स लगेगा। ये फोर्स क्या करता है, घुमाता है, रोटेट करता है। सो रोटेशन में टॉर्क, एंड टॉर्क इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स क्या है, बिल, BIL। साइन थीटा मैंने हटा दिया है बिकॉज 90 डिग्री पे था, जब तो हमने लेफ्ट हैंड रूल लगाया। एंड डिस्टेंस B sin थीटा। आफ्टर दैट लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया BIA, फॉर n नंबर ऑफ टर्न BINA। दिस इज टॉर्क। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का भी एक रीजन पूछा था। देखो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगी किसी भी गैल्वेनोमीटर के अंदर, और बीच में अगर कोयल होगी, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमें कोई ना कोई कंपोनेंट ऐसा जरूर मिलेगा जो 90 डिग्री पे से निकलता हो, और वो कंपोनेंट के कारण थीटा 90 एंड टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा। टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा तो हमारा गैल्वेनोमीटर कैसा होगा, मोस्ट सेंसिटिव। सो स्टूडेंट्स, इसी के एडिशन में एक और क्वेश्चन था, वो न्यूमेरिकल बेस्ड था, देख लेते हैं वो भी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 36, एडिशनल पार्ट। सो इस क्वेश्चन में पार्टिकल का मास गिवन है, मास से हमें दिख रहा है अलग से प्रोटॉन है, चार्ज गिवन है, साइक्लोट्रॉन डीज का रेडियस गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। ये सारी चीज गिवन होने के बाद काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी आपको। काइनेटिक एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन Q² B² R²/2m, ये याद होना जरूरी था। आफ्टर दैट ये जूल में नहीं निकालनी थी आपको, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसने गिवन दे रखा है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए। आपको ये कन्वर्जन भी याद होना चाहिए था, क्योंकि जूल में निकलती है, जो भी एनर्जी थी जूल में निकलती, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, तब जाके आपकी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकल के आएगी। नाउ स्टूडेंट्स, ये है कंप्लीट 36। 37 क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आया था ऑप्टिक्स के अंदर से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। देखो लेंस मेकर फॉर्मूला में आपका बेसिक जो है हमारा डायग्राम वो ये है, बट रेयर से डेंसर का आप अलग से बना के रिप्रेजेंट करवा के अंडरस्टूड हो सकते हो। डेंसर से रेयर का अलग से बना के इस तरह से जब शुरू में सिखाया जाता है, तब हम V' एंड हेयर U एंड V' इस तरह से सीखते हैं। ऐसे ही रेयर से डेंसर का अलग लगाया था फॉर्मूला फ्रॉम स्फेरिकल सरफेसेस, ऐसे ही डेंसर से रेयर स्फेरिकल सरफेसेस का भी अलग से, दोनों को ऐड करने के बाद बनता है हमारा क्या, एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस या कॉन्वेक्स बाई कॉन्वेक्स लेंस। दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद जो भी रिजल्टेंट आया वो लेंस मेकर फॉर्मूला बोला जाता है। इसको हम और भी एक्सपेंड कर सकते थे, जैसे कि μ1 को 1 बना दिया, μ2 को μ बना दिया, μ1 फॉर एयर इज इक्वल टू 1 है ना, 1/v माइनस 1/u को 1/f बना दिया। आफ्टर दैट ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिखता, R1 माइनस 1/R2। ये था हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। थोड़ा सा इसके अंदर आपको लैंग्वेज और लिखनी होती है, मैंने सिर्फ इसको सोल्व करके दिखाया है, लैंग्वेज लिखी नहीं मैंने इसके अंदर, आपको थोड़ी लैंग्वेज और यूज करनी थी। नेक्स्ट इसी के एडिशनल में एक क्वेश्चन है जो कि हमारे ऑप्टिक्स से ही रिलेटेड है, देख लेते हैं वो क्वेश्चन भी। दिस इज आवर पार्ट बी ऑफ 37th क्वेश्चन, जो कि जैसे मैंने बताया था एक न्यूमेरिकल है हमारे ऑप्टिक्स से रिलेटेड, बट ये न्यूमेरिकल भी बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। दे रखा था कि एक लेंस है और उसके एडिशन में एक मिरर जुड़ा हुआ है, बताइए कि ऐसा किस फोकल लेंथ वाला मिरर यूज करें जो कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों इसी पॉइंट पे बने।
देखिए ऑब्जेक्ट था इस तरह से और जैसे ही इंसिडेंट रे गिरेगी वो वापस रिट्रेस करती हुई आनी चाहिए उसका पाथ। तो ऐसा कौन सा इमेज फॉर्मेशन था जिसमें बिल्कुल पाथ रिट्रेस हो रहा था? रे डायग्राम कौन सा था ऐसा मिरर के केस में? ऐसा रे डायग्राम था कि जब रे बिल्कुल परपेंडिकुलरली जाए या फिर मतलब कहने का मतलब यहाँ पे सेंटर पे आके गिरे। तो ये जो मिरर की यहाँ पे एडजस्टमेंट है हमें वो इस तरह से करनी थी कि इंसिडेंट रे ने इसके ऊपर नॉर्मली गिरे। वो एडजस्टमेंट ऑलरेडी इस तरह से कर रखी है। आफ्टर दैट हमें सिर्फ ये निकालना है रेडियस या फिर फोकल लेंथ इसकी। तो सिंपल सी बात है, जो भी इसका इमेज डिस्टेंस रहा होगा उस इमेज डिस्टेंस में से हम ये माइनस करवा दें। इमेज डिस्टेंस निकालने के लिए मैंने लेंस फॉर्मूला लिखा था, लेंस फॉर्मूले में v निकाला मैंने, 60 आया रेसिप्रोकल करने के बाद 60 में से 10 माइनस करवा दिए, बाकी का क्या बचेगा? 50 बचेगा। वो 50 में से भी अगर मैं हाफ कर दूं तो क्या आएगी? फोकल लेंथ। ये रे डायग्राम रहा और ये फोकल लेंथ रही। इसके साथ आपको थोड़ी सी लैंग्वेज यूज करनी थी जो कि मैंने नहीं करी अपने क्वेश्चन के अंदर। लैंग्वेज सिंपल है, इंग्लिश इतनी 12th स्टैंडर्ड में सबको आ जाती है। सो लैंग्वेज आप खुद से यूज करनी सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के और में एक और क्वेश्चन दे रखा था, वो भी हमारा वेव ऑप्टिक्स पे डिपेंडेंट क्वेश्चन था। ये था रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स वो भी ट्राई कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या था। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 37 और पार्ट में जो पार्ट फर्स्ट है ये थ्योरेटिकल है और वी कैन से दैट डेरिवेशन इंक्लूडेड है, एंड इसी का पार्ट बी है जो न्यूमेरिकल पोर्शन होता है। हर एक 5 नंबर के क्वेश्चन में इतना आपको अभी तक जरूर थोड़ा सा आइडिया सा हो गया होगा कि एक क्वेश्चन आता है डेरिवेशन बेस्ड एंड सेकेंड वन जो भी क्वेश्चन पार्ट बी में आता है जो कि पूरे 5 नंबर के क्वेश्चन को कंप्लीट करता है वो न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन आता है। जो पहला क्वेश्चन है वो देखें, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या है? कंटिन्यूअस लोकस पॉइंट ऑफ द ऑल पार्टिकल वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, उनको बोलते हैं वेव फ्रंट। और जो प्रोपगेशन है इसकी, सेकंड क्वेश्चन पूछ रखा है कि हाउ दे प्रोपगेट, प्रोपगेट कैसे करते हैं? ये सेकंड लॉ ने बताया था, हाइगन्स सेकंड प्रिंसिपल ने बताया था कि हम सेकेंडरी वेव फ्रंट कैसे बनाएं। वैसा ही एक टेंजेंट अगले फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद बनाते रहें। ये लैंग्वेज आप देख सकते हो और उसी टेंजेंट की हेल्प से हम सारे सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बना सकते हैं जो प्राइमरी वेव फ्रंट से डिराइव होते हैं। एंड रिफ्लेक्शन डिराइव करना था। रिफ्लेक्शन डिराइव करने के लिए स्टूडेंट्स ये देखें, ये जो डायग्राम है ये इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये रिफ्लेक्टेड रेज, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये जो वेव फ्रंट बनाए हैं मैंने, ये वेव फ्रंट अपने आप में नॉर्मल है। सो मैंने एक जो इसकी प्रॉपर्टी रखी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों परपेंडिकुलर है दोनों ट्रायंगल्स में। एंड आफ्टर दैट डी से लेके डी तक का डिस्टेंस एंड ए से सी तक का डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंसेस हैं ये अपने आप में वो डिस्टेंस है जो एक लाइट टी टाइम में ट्रेवल कर रही है इन बिटवीन टू वेव फ्रंट। सो बोथ डिस्टेंसेस आर इक्वल क्योंकि मीडियम चेंज नहीं हुआ। थर्ड वन इज AD इज इक्वल टू AD, दैट्स व्हाई तीन प्रॉपर्टी सिमिलर हो गई। इन तीनों प्रॉपर्टीज के कारण ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। कॉन्ग्रेंट है तो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इनके बराबर होंगे, सारे पार्ट्स बराबर होंगे। तो ये एंगल भी इसी ट्रायंगल का पार्ट है, बराबर हो गया। और बराबर हो गया तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव किया। वही इसके अंदर जो थर्ड क्वेश्चन की थर्ड पार्ट की फॉर्म में दे रखा था। इसी का एक सेकेंड पार्ट है, वो न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन है, उसको देखते हैं अब। सो स्टूडेंट्स दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 37 पार्ट बी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पूरे पेपर का। पार्ट एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ गिवन है, लाइट की जो स्लिट से स्क्रीन तक का डिस्टेंस होता है वो भी गिवन है। फर्स्ट मिनिमम के लिए देखो हम n1 यूज करते, सिमिलरली यहाँ पे भी फर्स्ट मैक्सिमा के लिए भी मैंने n1 यूज किया है। स्लिट विड्थ स्मॉल d होता है जो कि हमें निकाल के लाना है, x वो भी गिवन है। सारी चीजें पुट करने के बाद d डायरेक्ट फॉर्मूले में ही पुट करनी है, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। जितना ज्यादा सोल्व हो सके सोल्व करें, वैसे पूरा ही सोल्व होने लायक था। इसमें कैलकुलेट अगर आप करोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आफ्टर दैट ये था सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हमें पूछ रखा डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम। ये तो था डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मिनिमम,
ये मैक्सिमम का डिस्टेंस है। दोनों डायरेक्ट फॉर्मूले डिराइव कर रखे हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न के अंदर हमने। सो ये मैक्सिमम का डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला पुट किया मैंने फ्रॉम सेंटर, सेंट्रल मैक्सिमा होता था, उसके बाद फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए n = 1 पुट करें, 1 पुट करने के बाद बाकी सारी चीजें गिवन है, दिस इज वैल्यू। सो स्टूडेंट्स ये सारे क्वेश्चंस सेक्शन डी के थे। अगर आप नए नए स्टूडेंट अभी 12th क्लास में पेपर देने के लिए गाइडेंस के लिए वीडियो देख रहे हैं कि पैटर्न किस तरह से सेट हुआ है, तो आपको समझ में आ गया होगा सीबीएसई के अंदर जो भी पैटर्न सेट होता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं आता। आपको पूछा जाएगा इस तरह से क्वेश्चन कि आपकी मेंटल जो प्रिपरेशन है पेपर के लिए वो देखी जाती है। सो मेंटली प्रिपेयर होके जाएं कि कंसेप्ट क्लियर करके जाएं। और जो हमारे सीबीएसई के पेपर देके आ चुके हैं, अगर वो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी पता चल गया होगा आपका कितना क्या कुछ ठीक है या गलत है। सो कुछ हेल्प मिली हो किसी भी तरह की, आपको एक लाइक जरूर करें वीडियो के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।